रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स 5.1। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस फॉर द फॉलोइंग मेटल एटम्स। पार्ट ए। अब हमें डिस्क्राइब द कैटाइन फॉर द फॉलोइंग मेटल एटम्स। हमारे पास एटम्स गिवन है, एटॉमिक नंबर भी गिवन है। हमने इसकी कैटाइन फॉर्म करना है कि लिथियम कैसे कैटाइन बनेगा। ठीक है। अब द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन्स इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। कैटाइन किसे कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल से जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस होता है या फिर किसी और एटम को देता है तो उसके बाद फिर वो कैटाइन बन जाता है। ठीक है। सो रिजल्टिंग इन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड, जब वो लॉस करता है अपना इलेक्ट्रॉन, उसके रिजल्ट में पॉजिटिवली चार्ज आयन बनता है एंड न्यूट्रल लिथियम एटम। अब ये लिथियम एटम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 3 है, 13 नहीं है। ठीक है। सो न्यूट्रल एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s² 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन से इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। सो रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा उसके आउटरमोस्ट शेल में से, +1 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर एंड आल्सो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s² शिफ्ट रह जाएगी प्लस इलेक्ट्रॉन। सो इस तरह से लिथियम एक कैटाइन एटम बनाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर इसका 13 है। न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s², 2s², 2p6, 3s² एंड 3p1। सो इस क्वेश्चन में हमने इसे डिस्क्राइब करना है, शो यानी कि रिप्रेजेंट वगैरह नहीं करना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक आप लोग ड्रा करके दिखाएंगे। ठीक है। सो इसमें आप सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, जब 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटरमोस्ट शेल में रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है तो +3 चार्ज आया है। एंड आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बन जाएगी 1s², 2s² एंड 2p6 +3 इलेक्ट्रॉन्स। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस बाद में से लिखा है क्योंकि ये लॉस हो गए हैं। ठीक है। द रिजल्टिंग कैटाइन इज़ Al+3। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन्स फॉर द फॉलोइंग मेटल एटम। अब हमने रिप्रेजेंट करके दिखाना है। नंबर पार्ट ए इज़ के पोटेशियम। पोटेशियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 19। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6 एंड 4s1। अब पोटेशियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 4s1। ठीक है। अब रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा ये 4s1 वाला, तो इसका बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s², 2s², 2p6, 3s² एंड 3p6 एंड फॉर्म के प्लस, इसके ऊपर के के ऊपर प्लस का चार्ज भी आ जाएगा। सो इसकी इस तरह डायग्राम बनेगी कुछ कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखें, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से पहले इसके पास 1, 2, 3, 4 शेल्स थे, बट आफ्टर रिमूविंग दिस 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हुआ तो ये शेल भी फिनिश हो गया, तो अब इसके पास 1, 2 एंड 3 शेल्स आ गए, +1 चार्ज आ गया। ठीक है। अब ये मोर स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट एटम। पार्ट बी, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर इज़ 20। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर 20, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6 एंड 4s2। सो रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस शेल एंड फॉर्म Ca+2 चार्ज। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब रिमूव हो जाएंगे तो +2 चार्ज बन जाएगा एंड कैटाइन एक एटम बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है कि इसके यहाँ पर आउटरमोस्ट शेल में 1 एंड 2, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम्प्लीटली फिल्ड हैं। अब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने किसी एक और दूसरे एटम को जब दे दिए यानी कि लॉस कर दिए तो ये बन गया। अब यहाँ पर देखें तो इसके 1, 2, 3, 4 शेल्स थे इसके पास। ठीक है। लाइक ये देखें कि 1, 2, 3 एंड 4 शेल्स थे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए तो हमारे पास 1, 2 एंड 3 शेल्स आ गए, ऊपर आ गया +2 चार्ज एंड +2 इलेक्ट्रॉन। जब कैटाइन बनता है तो उसका कुछ इस तरह से सारी प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है। इसको
कॉन्सेप्ट असेसमेंट 5.2 में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस बाय द फॉलोइंग नॉन मेटल्स। अब एनाइन क्या है? कैटाइन के ऑपोजिट होता है। एनाइन मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो पार्ट ए है सल्फर, एटॉमिक नंबर सल्फर का है 16। द फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस इन्वॉल्व द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय अ न्यूट्रल एटम रिजल्टिंग इन अ नेगेटिव चार्ज आयन। जब कोई भी एटम गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल से देखते हैं। सल्फर हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद एटॉमिक नंबर 16। अब इसकी 16 एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 4, 5 एंड 6। सो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। देखिए 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स के पास हैं, 2 इसको चाहिए, तो 2 ये गेन करेगा, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सल्फर फॉर्म्स S-2 आइन विद 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो 4 के अंदर 2 ऐड कर दें, 6 आ जाए, ठीक है। द रिजल्टिंग एनाइन इज सल्फाइड आइन S-2। पार्ट बी में देखें, क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17। न्यूट्रल क्लोरीन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। इसके एटॉमिक शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो 7 इसके पास हैं, जबकि इसको 8 होने चाहिए। अब गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6 Cl-1। पहले ये Cl सिंपल था, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर ये चार्ज आ गया कि अब ये स्टेबल है और उसके ऊपर -1 चार्ज है। द रिजल्टिंग एनाइन इज Cl- क्लोराइड आइन। द गेन्ड इलेक्ट्रॉन फेल द आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल मेकिंग द एटम मोर स्टेबल। अब यहाँ पे जब इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है तो ये मोर स्टेबल एटम बन गया है, ठीक है। Question number 2, represent the formation of anions by the following non-metal using electron dot structures। अब एक और चीज़ कि आप कैटाइंस बनते हैं मेटल्स के अंदर, ठीक है। लाइक मेटल एटम्स हैं वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, बट जो ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स के अंदर एनाइन का फिनोमिना होता है, ठीक है, कि नॉन मेटल्स गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब पार्ट ए इज़ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस बाय नॉन मेटल्स। Nitrogen has 5 valence electrons. To form an anion, it gains 3 electrons to achieve a stable octet. नाइट्रोजन के एटॉमिक शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम से वो गेन करेगा। देन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर नाइट्रोजन इज़, पहले इसके पास 1, 2, 3, 4, 5 थे। आफ्टर गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म्स, अब जो क्रॉस से शो हो रहे हैं 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन कर लिया, अब इसका कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, ठीक है। डायग्राम से देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके एटॉमिक शेल में 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स इज टू फॉर्म, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ से आप अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। आपने जब कैटाइन का ये डायग्राम बनाएंगे तो ये देखिए, आप एनाइन की डायग्राम बना रहे हैं ना, N9, जब यहाँ कोई एनाइन बन रहा है तो एक एटम उसके साथ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये इस एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, देन ये एटम बना। बट अगर आप देखें तो ये पहले से एक एटम था, इस एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए +2, यानी कि ये बाहर निकाल दिए इसने एटम्स, तो आफ्टर एरो इसका ये इस तरह से होगा। और ये चीज़ मैं कहा था ना, एनाइन जो है वो कैटाइन के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो एनाइंस के अंदर ये जो आपका पार्ट है ये राइट साइड लेफ़्ट पे आती है, लेफ़्ट राइट पे। 2 का पार्ट बी देखें, बी फॉस्फोरस हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टू फॉर्म एन एनाइन इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव अ स्टेबल ऑक्टेट। आप फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स फिर से प्रेजेंट हैं और इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस इज़, अब फॉस्फोरस का जो हमारा एटॉमिक नंबर है 15 और नाइट्रोजन का है वो 7 होता है, ठीक है।
इसके नाइट्रोजन के लाइक 2 शेल्स हैं देखें, और यहाँ पर फॉस्फोरस के 3 शेल्स बनेंगे। तो इसमें ये कन्फ्यूज ना हो गया कि आपने यहाँ पर इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें भी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इनमें शेल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने 3 गेन किए और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने इस गेन किए, इसके अंदर ऐड हो गए और ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको क्रॉस से अगर शो करें तो एग्जामिनर को आपके अच्छे से ज़्यादा समझ आ पाएगी कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके गेन हुए हैं। -3 इसके ऊपर चार्ज आ गया क्योंकि एनायनिक बना है, ठीक है। Part C is bromine. Bromine has 7 valence electrons. To form an anion, it gains 1 electron to achieve a stable octet. अब यहाँ पर मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रा नहीं किया है क्योंकि वो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो एक बड़ा नंबर है, ठीक है। तो उसका आप स्ट्रक्चर बनाएं तो बहुत कन्फ्यूजन भी होगी आपको। इसलिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि इसके आउटरमोस्ट शेल में ब्रोमीन हैज़ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टू फॉर्म एन एनाइन इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया टू अचीव अ स्टेबल ऑक्टेट। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में है, ये हमें कैसे पता चलता है कि आपके 7 ग्रुप में ही प्रेजेंट है। जिस ग्रुप में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि ब्रोमीन 7 ग्रुप में आता है तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज़, इसका जो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखें तो ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 एक इसने गेन कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट जी में देखिए तो हाइड्रोजन हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टू फॉर्म एन एनाइन इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव अ स्टेबल डुप्लेट। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर हाइड्रोजन इज़, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही है उसके पास, उसने एक गेन किया तो उसके ऊपर उसके पास -1 चार्ज आ जाता है। ब्रोमीन के ऊपर भी Br -1 चार्ज आता है क्योंकि इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन द केटायंस एंड एनायंस। अब केटायंस और एनायंस को हमने अपने एग्जांपल्स में भी सारा देखा। अब इसका डिफरेंस क्या है कि केटायंस आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग अ पॉजिटिवली चार्ज आयन। कैटायंस इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करता है उसके बाद फिर वो पॉजिटिव आयन बन जाता है तो उसे कैटायंस कहते हैं। और एनायंस आर फॉर्म बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन नेगेटिवली चार्ज आयंस। सेकेंड इज कैटायंस आर टिपिकली फॉर्म बाय मेटल्स। हमने इस क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि कैटायंस जो है वो मेटल्स में बनता है, ठीक है। एनायंस आर टिपिकली फॉर्म बाय नॉन मेटल्स। कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू द पेरेंट एटम। अब जो कैटायंस है ये स्मॉलर होता है इन साइज़ में एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट एटम। ये आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, बल्कि यहाँ पे भी अगर बताऊँ तो अगर जैसे कि लेट्स सपोज कि ये सोडियम है, ठीक है, इसके पास 1 2 एंड ये थोड़ा रफ सा बन गया 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 3 शेल्स हैं, 1 2 एंड 3 शेल्स हैं। इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो ये इसका शेल ख़त्म हो जाएगा और इसके सिर्फ 2 शेल्स रह जाएंगे, जिसकी वजह से इसका जो साइज़ है देखें, ये छोटा साइज़ है, ये बड़ा साइज़ है। ये आपको रफली से मैंने एक बताया, आगे आपके क्वेश्चंस में आएगा शायद, ठीक है, ये वाला भी। एनायंस आर लार्जर इन साइज कंपेयर टू द पेरेंट एटम। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स। पॉइंट में कैटायंस के एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल सोडियम लूजेस टू फॉर्म Na+1। सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na+1। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और उसने Na+1 चार्ज बनाया, इसकी वजह से उसका जो पेरेंट एटम है वो स्मॉल हो गया, ठीक है। उसके अलावा एनायंस आर लार्जर इन साइज कंपेयर टू द पेरेंट एटम। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म फ्लोरीन -1, ठीक है। अब फ्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके जो हमारा साइज़ है उसमें इंक्रीज़ आएगा। कॉन्सेप्ट असेसमेंट 5.3 में कहा जा रहा है For each of the following pairs of atoms, use electron dot and electron cross structures to write the equation for the formation of ionic compound. Part A is Mg and oxygen.
A magnesium atom has 2 electrons in the outermost shell. It loses 2 electrons to form magnesium plus 2 ion. मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा और +2 उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा. सिंस ऑक्सीजन हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इट्स बैलेंस शेल, it gains 2 electrons. It gains 2 electrons to form O-2 ions. जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्सीजन मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, ऑक्सीजन उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ने लूज़ किए हैं वो ऑक्सीजन को दे देगा, तो वो ऑक्सीजन जब गेन करेगा तो उसके ऊपर O-2 चार्ज आएगा. सो डायग्राम से अगर देखें तो मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस ऑक्सीजन. जब इसने मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स थे. सो आफ्टर लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, लूज़ कर दिया. अब अगर इसने इसमें देखें और इसमें डिफरेंस देखें तो ये आपको साइज़ में बड़ा लगेगा और ये छोटा लगेगा, ठीक है. सो आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स द साइज ऑफ द कैटाइन इज स्मॉलर. सो यहाँ पर 1 and 2 शेल्स हैं, जबकि यहाँ पर 1 2 and 3 शेल्स थे. साइज़ डिक्रीज़ हो गया. सो यहाँ पर अगर देखें ऑक्सीजन का, तो इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो डॉट से शो हो रहे हैं, ये इसने गेन किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर आ गया -2 चार्ज. सो इसकी अगर इक्वेशन देखें तो एम जी इज़ टू फॉर्म एन जी प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स. अब आफ्टर एरो के बाद इस तरह से इक्वेशन आएगी कैटाइंस में, ठीक है. और ऑक्सीजन के अंदर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज़ टू फॉर्म टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है. ऑक्सीजन इसी तरह से अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फिर उसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा. ओवरऑल इक्वेशन देखें तो 2mg + O2 इज़ टू फॉर्म 2mgO. ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी. इस इक्वेशन में 2 और 2 यहाँ पर है, ये बैलेंसिंग के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है. सिंपल MgO का यहाँ एक एटम है प्लस ऑक्सीजन का एक एटम ने यहाँ पे ऑक्सीजन 2O2 है, ठीक है. यहाँ पे 2 एटम्स आ गए ऑक्सीजन के. यहाँ पर अब जब आफ्टर एरो MgNO, ये सिर्फ सिंपल ऑक्सीजन का एक एटम आया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स थे तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स को बैलेंस करने के लिए हमने इसके साथ 2 लगाया. और जब हमने इसके साथ 2 लगाया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो राइट हैंड साइड पे जो मैग्नीशियम है उसके भी एटम्स 2 हो गए. तो फिर लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी मैग्नीशियम के साथ 2 लगा दिया, ठीक है. अब सेकेंड पार्ट में देखें तो एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन. Aluminium has 3 electrons in its outermost shell. It loses 3 electrons to form aluminium plus 3 ions. Since chlorine has 7 electrons in its outermost shell, it gains 1 electron to form chlorine minus ion. अब यहाँ पर क्लोरीन एंड एलुमिनियम जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा कि एलुमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है. एंड जो क्लोरीन है उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. अब क्लोरीन को तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि एलुमिनियम जो है 3 लूज़ कर रहा है. तो यहाँ डायग्राम में देखें तो जो क्लोरीन हमारा है इसके 3 एटम्स एलुमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, ठीक है. सो इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे. काफ़ी कंजस्टेड मैंने बनाया, आप लोगों ने क्लियरली अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो बनाएंगे, ठीक है. तो एलुमिनियम का ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 1 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंड क्लोरीन के हमने 1 2 and 3 एटम्स बना लिए. अब यहाँ जो क्लोरीन है इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इन तीनों के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स और इन तीनों को एक इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. अब ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, ये इसने इसको दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, ये तीनों इसने लूज़ कर दिए और ये तीनों इन तीनों ने गेन कर लिए. अब यहाँ आफ्टर एरो देखें तो एलुमिनियम ने 3 लॉस कर दिए जब, तो ये इसके ऊपर आ गया +3 चार्ज. ये 3 ख़त्म हो गए, यहाँ तक बस का रह गया, ठीक है. तो ये आ गया इस तरह से, इसका आ गया स्ट्रक्चर आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स. अब जहाँ पर ये जो हमारा डॉट के साथ शो कर रहा है, एक ये डॉट, एक ये डॉट और एक ये डॉट, ये तीनों डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं. तो इसके ऊपर आ गया -1 -1 -1 चार्ज.
अब इसकी आप लोग देखें ये इक्वेशन, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 क्लोरीन इज़ टू फॉर्म 2 AlCl3। अब यहाँ पर भी बैलेंसिंग हुई है जिसकी वजह से 2 एल्यूमिनियम के साथ 3 and 2। Concept assessment 5.4 question number, recognize the following compounds as having ionic bonds. Part A is KCl. Potassium is metal so it loses one electron. अब यहाँ कह रहे हैं ये जो कंपाउंड है हमारे पास, ये आप रिकोगनाइज करें कि ये आयनिक बॉन्ड्स हैं कि नहीं है। अब कैसे हैं ये आयनिक बॉन्ड्स कि पोटेशियम मेटल है so it loses one electron to form cation K plus 1 ion. Also, chlorine is a non-metal. It gains one electron to form Cl minus ion. So KCl is an ionic compound. पोटेशियम के ऊपर जब एक अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो +1 चार्ज आएगा, और क्लोरीन अपना एक एटम गेन करेगा पोटेशियम से तो उसके ऊपर Cl minus 1 चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये एक के ऊपर प्लस और एक के ऊपर माइनस, जब एक एटम जो इलेक्ट्रॉन से अपने लॉस करे और दूसरा उसको गेन करे तो एक आयनिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट में भी अगर देखें तो इसी तरह से है कि एल्यूमिनियम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस आउटरमोस्ट शेल। अब यहाँ एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने अपने क्लोरीन के 3 एटम्स को दे दिए। अब क्लोरीन के तीनों एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया और एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस चार्ज आया, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आया और ये आयनिक बॉन्ड बन गया। Aluminium has 3 electrons in its outermost shell. It loses 3 electrons to form Al plus 3 ion. So chlorine is non-metal. It has 1 electron in its valence shell. Chlorine gains 1 electron to form chlorine minus 1 ions. Here is 3 atoms of chlorine. So 3 electrons from aluminum gains 3 chlorine atoms. Therefore, AlCl3 is an ionic compound. अब पार्ट सी में देखें तो MgF2, अब ये भी एक आयनिक बॉन्ड ही है, क्योंकि मैग्नीशियम जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा तो 2 फ्लोरीन के एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब देखते हैं, मैग्नीशियम इज़ अ मेटल एंड फ्लोरीन इज़ नॉन मेटल। Magnesium has 2 electrons in its valence shell. It loses 2 electrons to form Mg plus 2 ion. Fluorine has 1 electron in its valence shell. It gains 1 electron to form F minus 1 ion. Here is 2 fluorine atoms, so every fluorine atom gains 1 electron. Therefore, Mg2 is an ionic compound. यहाँ मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए और फ्लोरीन के 2 एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये एक आयनिक बॉन्ड बन गया। अब पार्ट डी में देखें तो Na is NaF. Sodium is metal and fluorine is non-metal. A sodium atom has sodium atom has 1 electrons in its valence shell, so it loses 1 electron to form Na plus ion since a fluorine atom. अब यहाँ पे जो सोडियम है वो मेटल है और फ्लोरीन नॉन मेटल है। जो मेटल्स हैं वो एटम्स को लूज़ करते हैं और जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो एटम्स को जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको गेन करते हैं। सो सोडियम जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो लूज़ करेगा, और फ्लोरीन जो है उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर आगे देखें तो फ्लोरीन हैज़ 7 electrons in its outermost shell, so it gains 1 electron to form F minus ion. Na has an atom by losing 1 electron acquire nearest noble gas electronic configuration. You need 1 fluorine ion for each Na plus ion. Therefore, NaF is an ionic compound. अब यहाँ पर जो फ्लोरीन है हमारा, ये इसका क्या मतलब है कि नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कंप्लीट उसका ऑक्टेट होता है। सो जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि नोबल गैस की तरह कम्प्लीटली हो जाएगा। नेक्स्ट अगर पार्ट ई देखें तो NaBr, Na इज़ मेटल एंड ब्रोमीन इज़ नॉन मेटल।
Next part E is NaBr. Na is metal and bromine is non-metal. Na has one electron in its valence shell. It loses one electron to form Na plus 1I. Since bromine has 7 electrons in its valence shell, it gains one electron to complete its octet and form Br minus 1 ion. Therefore, NaBr is an ionic compound. Na सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और ब्रोमीन ने उसको गेन कर लिया, तो ये बन गया आयनिक कंपाउंड. कॉन्सेप्ट इस असेसमेंट 5.5 में कहा जा रहा है draw electron cross and dot structures for the following molecules. Part A में है NH3 ammonia. Nitrogen has 3 electrons in its valence shell and needs 3 electrons to complete its octet. नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एंड हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट. नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन है उसके आटोमोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसको एक की ही ज़रूरत है. सो यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन. So nitrogen can form 3 single bonds with 3 hydrogen atom. Nitrogen is a central atom. Connect the atom with the dot and cross. अब नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और जो हाइड्रोजन है उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे तो कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा. अब देखते हैं इसकी डायग्राम से. डायग्राम में देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर देखें जो क्रॉस से आपको शो कर रहे हैं, जो आपके पास क्रॉस है ये है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, अब 5 हैं, इसको 3 चाहिए. हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है. अच्छा, अब हर 3 हाइड्रोजन एटम्स ने 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर किया और नाइट्रोजन ने भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया. तो नाइट्रोजन का जो अपना ऑक्टेट है आप देखें कंप्लीट नज़र आ रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट नज़र आ रहा है. अगर हाइड्रोजन का भी देखें डुप्लेट तो 1 2 कंप्लीट है इन तीनों का. इस तरह से ये दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हुए अपने ऑक्टेट एंड डुप्लेट को कंप्लीट कर लेंगे. Part B, HCl. Chlorine has 7 electrons in its valence shell. It needs 1 electron to complete its octet. Hydrogen has only 1 valence electron and needs 1 electron to complete the duplet. Chlorine can form one single bond with hydrogen atom. अब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है. अब यहाँ पर इन्होंने बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर करते हैं. यहाँ पर क्लोरीन के एटम में क्लोरीन ने जब हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एंड हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं. सी में देखें तो CH3OH. अब यहाँ पर ऑक्सीजन हैज़, अब यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 हमारे पास ये 1 2 एंड 3 एटम्स हैं. अब इन तीनों आइटम्स के अंदर वैलेंस शेल कितने हैं और किस तरह से एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं. ऑक्सीजन हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. अब जो ऑक्सीजन है उसके पास उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. ठीक है, 6 उसके पास हैं. कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. उसके पास 4 है ना कार्बन के पास और उसको कार्बन ही चाहिए, 4 ही चाहिए. ठीक है, अब हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट. Carbon share its 3 electrons with 3 hydrogen atom and 1 electron with oxygen atom. Also, oxygen share its 1 electron with 1 hydrogen atom. डायग्राम से देखते हैं कि इसमें क्या हुआ. यहाँ देखें तो कार्बन के पास 1 2 3 4 आउटरमोस्ट शेल हैं. ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 शेल हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो हाइड्रोजन के एटम्स, हाइड्रोजन के पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है इनके आटोमोस्ट शेल में. ठीक है, अब इन्होंने कैसे एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं इस डायग्राम में देखें. कार्बन ने 1 2 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का देखें डॉट से शो हो रहा है, हाइड्रोजन का यहाँ पर क्रॉस से शो कर रहे हैं. ठीक है, तो एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया इस एटम कार्बन के साथ और दूसरे हाइड्रोजन एटम ने फिर कार्बन के साथ एक और इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइड्रोजन ने एक और इलेक्ट्रॉन शेयर किया
और कार्बन ने भी अपने 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर किए। अच्छा, अब इसको आप छोड़ें, उसके अलावा इन्होंने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन भी है बीच में, ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा किसी एक और एटम्स के साथ। अब ऑक्सीजन जो है इसके 1 2, अब जो यहाँ पे क्रॉस के साथ शो हो रहा है, ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किया और कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर किया। तो यहाँ पर हो जाते हैं कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स और इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब जहाँ पर ऑक्सीजन ने फिर अपना एक और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और हाइड्रोजन ने एक और अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर किया। सो यहाँ पे कार्बन बॉन्ड बनाता है 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ और 1 ऑक्सीजन एटम्स के साथ, और ऑक्सीजन एटम एक अपना जो बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। इस तरह से ये जो तीनों हमारे पास एटम्स हैं, इनके ऑक्टेट एंड डुप्लेट्स कंप्लीट हो जाते हैं। Concept assessment 5.6. Draw electron dot and electron cross structures for the following molecules. Part A is CS2, an organic solvent that dissolves sulfur, phosphorus, etc. अब यहाँ पर हम लोगों ने CS2 बिल्कुल इसी तरह से इस क्वेश्चन की तरह हमने बॉन्ड बनाने हैं विद डायग्राम। Carbon has 4 electrons in its valence shell. It needs 4 electrons. Sulfur has 6 electrons in its valence shell. It needs 2 electrons. Carbon can form single bond with 2 sulfur atoms. Carbon is the central atom. So carbon can form single bond with 2 sulfur atoms. Carbon is a central atom. अब carbon central atom सेंटर में आएगा, उसके अराउंड 2 सल्फर के एटम्स आएंगे। अब कार्बन के एटोमोस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि क्रॉस के साथ शो कर रहे हैं, एंड सल्फर के एटोमोस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि डॉट के साथ शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे कार्बन ने अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अच्छा यहाँ पर ना जो है कार्बन, सो यहाँ पर कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स सल्फर के साथ शेयर किए। सो यहाँ पर जो कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद 2 सल्फर एटम्स। 2 सल्फर एटम्स के साथ सल्फर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए। यहाँ पर भी सल्फर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ शेयर किए। इस तरह से ये जो हमारे पास है, मेरे सिंगल बॉन्ड नहीं है, आई थिंक डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड बनाएंगे। डबल बॉन्ड इस तरह से देखें, आपने सल्फ़र के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है कार्बन, और कार्बन दूसरे सल्फ़र एटम के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है। सो एक एटम के साथ ही ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, यानी कि ये डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से इसकी डायग्राम बनेगी। Is N2 component of air. Nitrogen has 5 electrons in its valence shell. It needs 3 electrons to complete its shell. Nitrogen can form triple bond with another nitrogen atom and share its 3 electrons with each other. N2 component of air. अब यहाँ पर N2 का मतलब है 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं जो एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करें। एक एटम को नाइट्रोजन के हमने डॉट के साथ शो किया और दूसरे एटम को हमने क्रॉस के साथ शो किया। अब यहाँ पर 1 2 3 इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 2 3 इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। अब देखें, लेट्स सपोज यहाँ पर कि इन्होंने यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन ने 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा जो हमारा आइटम है इन्होंने भी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं। अब नाइट्रोजन का अगर ये वाला आप लोग सर्कल देखें तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से दूसरा अगर इसको भी देखें आप इस वाले को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आप अगर देखें तो दोनों एटम्स अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के बाद। अच्छा, अगर नेक्स्ट पार्ट देखें C2H4 इथेन, कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रल गैस। सो कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स, here is 2 carbon atoms, so 4 multiplied by 2 equals to 8 electrons. कार्बन के यहाँ पर 2 एटम्स प्रेजेंट है। अब अगर एक एटम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है
तो दो एटम्स के अगर हम इलेक्ट्रॉन्स मिलाएं तो 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि C2 के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. Hydrogen has one valence electron. Here is 4 hydrogen atoms. So 1 into 4 equals to 4 valence shell. हाइड्रोजन के 4 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो 4 एटम के अंदर अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो टोटल हाइड्रोजन के जो एटम्स हमारे पास हैं. अब यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए प्लेस द 2 कार्बन एटम्स इन द सेंटर. कनेक्ट ईच कार्बन एटम विद 2 हाइड्रोजन एटम. कनेक्ट 2 कार्बन एटम्स विद डबल बॉन्ड. सो यहाँ पर 2 कार्बन के एटम्स हैं. 2 कार्बन एटम्स ने यहाँ कार्बन जो है वो अपने क्रॉस के साथ शो कर रहा है. एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने अपना हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन कार्बन ने एक और हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर किया. ठीक है. अब जहाँ पर जो इसके इस वाले जो कार्बन एटम है इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक और कार्बन एटम का शेयर किए और इस कार्बन एटम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन एटम के साथ शेयर किए. तो यहाँ पर आगे 4 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर भी इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया. तो इस तरह से ये बनता है डबल बॉन्ड, यानी कि 1 2 3 4. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक पेयर हो गया इलेक्ट्रॉन्स का एंड एक ये पेयर हो गया. ठीक है. तो ये 2 पेयर्स बन गए, तो ये एक और डबल 2 बॉन्ड्स बन जाते हैं. ठीक है. Concept assessment 5.7. Question number 1. Difference between the polar and non-polar covalent bonds. Oh my god, ये पटाखे भी ना